हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे आज के एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं ओबीसी का जो नेशनल फेलोशिप फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस है। तो उसमें क्या क्या आपके एनेक्सेस हैं, क्या क्या उसमें रिक्वायरमेंट्स है या कैसे उसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है, और कितने स्टूडेंट्स हैं जिनका साल में जो है एनएफ ओबीसी के लिए सिलेक्शन होता है आपका यूजीसी नेट के थ्रू। तो यहाँ पे हम बात करेंगे जो आपका एनएफ ओबीसी है उसके रिगार्डिंग डिटेल में। यहाँ देखेंगे सारी जो फेलोशिप के बारे में कि यहाँ पे इसका सिलेक्शन प्रोसेस से लेकर इसके सारे फॉर्मेट्स जो हैं वो कौन कौन से हमें चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं एनएफ ओबीसी के बारे में। तो हर साल 1000 जो आपके जेआरएफ जो है वो लिए जाते हैं आपके एमफिल और पीएचडी के जो भी कर रहे हैं या जो भी उसके लिए क्वालिफाई हो रहे हैं नेट जेआरएफ के थ्रू, इस बार यूजीसी नेट के थ्रू। तो उन लोगों में से जो लोग कुछ परसेंट से रह जाते हैं तो उनका सिलेक्शन यहाँ पे हो रहा है। यानी साल में 1000 कैंडिडेट आपके, अगर उनका जेआरएफ नहीं होता है और वो ओबीसी कैटेगरी से हैं और उनका मिनिमम परसेंटेज पे रहता है सिलेक्शन, तो वो लोग क्या करते हैं, उनका सिलेक्शन एनएफ ओबीसी के लिए होता है, नेशनल फेलोशिप फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। अब यहाँ पे दो चीजें जो है मेन है, क्या है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी आपका नेट जो है जूनियर रिसर्च फेलोशिप जेआरएफ और यूजीसी फॉर ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस, इसके लिए ये दे रहा है। यानी आप जो सोशल साइंसेस और ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट है उसमें सिर्फ नेट जेआरएफ कर रहे हैं तो उन लोगों को भी फेलोशिप मिलता है एनएफ ओबीसी। और जो सीएसआईआर के भी जो यूजीसी नेट का एग्जाम दे रहे हैं तो उन लोगों का भी क्या है, यहाँ पे सिलेक्शन होता है एनएफ ओबीसी के लिए। तो दोनों तरह के जो स्टूडेंट्स हैं उनका सिलेक्शन होता है, जो क्या है आगे पीएचडी करने वाले हैं, एमफिल करने वाले हैं, या जो लोग अभी एमफिल और पीएचडी के प्रोसेस में है या फिर उनका कंटिन्यूअसली अभी पीएचडी चल रहा है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि अगर किसी का एनएफ ओबीसी हो जाता है और उनका एडमिशन अभी नहीं हुआ है तो आपका अवार्ड लेटर में मेंशन होता है कि आपको 3 साल के अंदर कहीं पे भी पीएचडी या एमफिल जो भी आप करना चाहते हैं उसमें आपको एडमिशन ले लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, विद इन 3 मंथ्स आपको एनएफ ओबीसी के लिए अप्लाई करना होता है। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको ध्यान रखना है। आपके अवार्ड लेटर पे साफ साफ लिखा भी होता है कि 3 साल के अंदर आपको कंपलसरी है कि किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से आपको पीएचडी एडमिशन ले लेना है। अब यहाँ पे एक बार एलिजिबिलिटी भी देख लेते हैं कि एनएफ ओबीसी के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। बहुत से लोगों के क्वेश्चंस आते हैं इसके रिगार्डिंग भी कि हम लोग जो है एलिजिबल है या नहीं है एनएफ ओबीसी के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहला जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, चाहे वो यूजीसी नेट के थ्रू आप दे रहे हैं या फिर सीएसआईआर यूजीसी नेट के थ्रू दे रहे हैं, दोनों के लिए ही क्या है आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सेम है। इसमें सेम यही बोला गया है कि आप जो है आपके पास 3 साल वैलिड जो पीरियड है पीएचडी एडमिशन लेने के वो दिए जाते हैं। नहीं, जिस डेट आपका अवार्ड लेटर इशू किया जाता है उसी डेट से ही आपको क्या है 3 साल काउंट करने हैं और उसी के अंदर ही आपको अपना पीएचडी एडमिशन ले लेना है इस फेलोशिप को शुरू करने के लिए। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि जब आप क्या है पीएचडी और एमफिल ज्वाइन कर रहे हो तो उसमें आपका जो फेलोशिप है वो आपको कब से मिलना शुरू होगा, जिस दिन आपने जो डेट ऑफ आपका ज्वाइनिंग है आप पीएचडी में उसी दिन से आपका फेलोशिप शुरू हो जाता है। इसके साथ ही यहाँ पे अदर बैकवर्ड जो क्लासेस है उसके लिए यहाँ पे दिया गया है कि आपके पास जो एमफिल और पीएचडी आप करेंगे या कोर्स करेंगे वो डिग्री कहाँ से आपको करनी है, तो वो किसी भी आपका रिकॉग्नाइज्ड जो यूनिवर्सिटी या रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहीं से करनी है। वहीं के ही कैंडिडेट इसमें क्या है आपके अलाउ होंगे, चाहे वो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट से हो, चाहे वो आपके सेंट्रल हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर एनी अदर बॉडीज हो जिसमें या अदर इंस्टीट्यूशंस हो, जैसे कि हम बात करते हैं कि बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी है तो वो एनएफएससी भी प्रोवाइड कराता है, एनएफ ओबीसी भी प्रोवाइड कराता है। तो इस तरीके के भी अगर इंस्टीट्यूट है जो प्रोवाइड करा रहे हैं एनएफएससी एनएफ ओबीसी, उनकी नोडल एजेंसीज वहां पे है या नोडल ऑफिसर्स वहां पे है, तो इन इंस्टीट्यूशन से भी आप अपना ये जो फेलोशिप है उसको ले सकते हैं। लेकिन वो यूजीसी के जो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस है वहीं से ही होना चाहिए, उसके फेक यूनिवर्सिटी की लिस्ट में वो नहीं होना चाहिए।
अब यहाँ पे इसके साथ ही क्या है, आपको 5 साल के लिए फेलोशिप मिलती है। यानी 5 साल का मतलब है कि 2 साल आपको यहाँ पे जेआरएफ जितना अमाउंट मिलेगा, यानी जेआरएफ मिलता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप आपको मिलती है। और अगर आपकी जो प्रोग्रेस है वो सेटिस्फैक्ट्री है या अच्छी है, तो उसी के बेसिस पे 3 साल और उसको एक्सटेंड कर दिया जाता है और उसमें सीनियर रिसर्च फेलो आपको मिलता है, यानी एसआरएफ आपको मिलता है। तो टोटल ड्यूरेशन जो है फेलोशिप का 5 साल है, जेआरएफ जितना ही इसमें अमाउंट मिलता है आपको। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये है आपके लिए कि आपको 5 साल के लिए फेलोशिप मिल रही है। तो इन 5 सालों में आपके पास 2 साल जेआरएफ रहने वाला है और 3 साल जो है एसआरएफ रहने वाला है। इसी के साथ ही यहाँ पे जो टोटल सीट्स है, यानी 1000 पर ईयर जो कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्ट होंगे, उसमें से 5% जो सीट्स है उसको रिजर्व किया गया है डिसेबल्ड जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो स्कॉलर्स हैं उनके लिए। तो यहाँ पे आपका जो 1000 जो कैंडिडेट है उसमें से 5% जो कैंडिडेट है वो आपके फिजिकल डिसेबल्ड जो स्कॉलर्स हैं उनके लिए रखा गया है। इसी के साथ ही अगर कोई क्या है एम्प्लॉय है किसी यूनिवर्सिटी में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, सेंट्रल या स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी जो गवर्नमेंट है उनमें, तो वो लोग इस फेलोशिप को अवेल नहीं कर सकते हैं, यानी उन लोगों को इस फेलोशिप से अलग रखा गया है। इसके साथ ही यहाँ पे अलग अलग जो आपके नंबर ऑफ फेलोशिप है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको भी एक बार देख लीजिए। तो यहाँ पे आपका क्लियर इन्होंने किया हुआ है कि हर साल आपके 1000 स्टूडेंट जो हैं वो सिलेक्ट होंगे एनएफओबीसी में, और इस 1000 स्टूडेंट में से जो 750 स्टूडेंट्स हैं वो सिलेक्ट होंगे आपके यूजीसी का जो नेट जेआरएफ है जो एग्जाम देंगे उसमें से, और 250 स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं आपके यूजीसी सीएसआईआर से। तो यानी 1000 स्टूडेंट है तो उसमें से आपके 750 जो है वो यूजीसी नेट के थ्रू जा रहे हैं, और जो 250 स्टूडेंट है वो सीएसआईआर जो यूजीसी का आपका नेट जेआरएफ का एग्जाम होता है उसके थ्रू जा रहे हैं। तो यानी जो 750 स्टूडेंट्स है वो आपके सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज के जो सब्जेक्ट्स है वहां से ले रहे हैं नेशनल फेलोशिप फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस का, और सिलेक्शन में और 250 जो स्टूडेंट्स हैं या फिर स्कॉलर्स हैं वो ले रहे हैं आपके साइंस स्ट्रीम से जो सीएसआईआर यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम होता है उसके थ्रू। तो यहाँ पर इसी तरीके से ही आपके जो स्लॉट वाइज है वो स्टूडेंट जो है सिलेक्ट किए जाते हैं, और ये नॉर्मल रिजर्वेशन पॉलिसी जो गवर्नमेंट की है उसके थ्रू ही जो सिलेक्शन है ओबीसी स्टूडेंट्स का यहाँ पे किया जा रहा है। इसके बाद ड्यूरेशन ऑफ फेलोशिप का अगर बात करें, तो अगर आप लोग एमफिल कर रहे हैं तो एमफिल में आपको 2 साल आपका ये अमाउंट मिलेगा, यानी जो फेलोशिप आपकी मिलेगी, और एसआरएफ इसमें नहीं मिलता है क्योंकि एमफिल जो है 2 साल की ही है। अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो उसका मैक्सिमम जो ड्यूरेशन है वो 5 साल है, तो उसमें से 2 साल आपको जेआरएफ मिलता है, और प्रोग्रेस सेटिस्फैक्ट्री है आपका तो 3 साल आपको एसआरएफ के लिए वो एक्सटेंड कर दिया जाता है, यानी सीनियर रिसर्च फेलो आपको उसमें मिलता है। एमफिल और पीएचडी अगर आप दोनों कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड कोर्स है आपका, या फिर एमफिल करते तुरंत आपने पीएचडी एडमिशन भी ले लिया है, तो उसमें 5 साल आपका ड्यूरेशन रहता है, और इस 5 साल में 2 साल आपको एमफिल का जो अमाउंट है वो मिलता है, और 3 साल जो है जो पीएचडी का जो ड्यूरेशन है उसमें ये अमाउंट मिलता है। तो ये इस तरीके से पूरा आपका फेलोशिप का ड्यूरेशन है कि कितने साल का कौन से कोर्स में आपको कितना कितना अमाउंट यहाँ पे मिलता है। इसके साथ ही जो रेट है फेलोशिप के वो आपके यूजीसी के जो फेलोशिप है उसी के बेसिस पे ही चलते रहते हैं, यानी जितना यूजीसी अपना जेआरएफ का अमाउंट दे रहा है उतना ही एनएफओबीसी का अमाउंट यहाँ पे दिया जाता है। इसके साथ ही फेलोशिप के अमाउंट की बात करते हैं, तो ये जो अभी बढ़ा हुआ जो फेलोशिप अमाउंट है वो है आपका, यानी जब आपको जेआरएफ मिलेगा 2 साल के लिए तो उसमें आपको 31,000 रुपए जो है 2 साल के लिए यहाँ पे दिए जाएंगे पर मंथ। इसके साथ ही जब आपका एसआरएफ हो जाएगा तो उस समय आपको 35,000 रुपए पर मंथ यहाँ पे फेलोशिप दिया जाएगा। ये दोनों में ही आपका जो साइंस ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस के जो सब्जेक्ट है उनमें भी, और जो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी वाले जो सब्जेक्ट्स है उनमें भी। इसके बाद कॉन्टिंजेंसी की बात करें तो ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज में जो कॉन्टिंजेंसी है, जब जेआरएफ आप ले रहे होंगे तो उसमें आपका
पर ईयर या आपका एनुअल बेसिस पे 10,000 रुपए आपको कॉन्टिजेंसी मिलेगा, यानी आपका जो भी खर्चा है स्टेशनरी का, वर्कशॉप क्या या टीएडीए जो भी आपको उसमें मिल रहा है, कहीं पे आप जा रहे हैं तो उसमें 10,000 रुपए आपके पास है। और अगर जब आपका एसआरएफ हो जाता है तो उस समय आपको 20,500 रुपए पर साल का आपका खर्चा मिलता है 3 साल के लिए। इसके बाद कॉन्टिजेंसी साइंस और इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो उसमें 2 साल में जब यानी जब जेआरएफ आपका रहता है तो 12,000 रुपए आपको साल का मिलता है, और जब एसआरएफ हो जाता है तो उसमें 25,000 रुपए आपको साल का मिलता है, यानी आपको 4,500 रुपए एक्स्ट्रा मिलता है आपका एसआरएफ के समय, यानी ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेज के सब्जेक्ट्स का कॉन्टिजेंसी देखे तो उसके रिगार्डिंग, और आपका 2,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिलता है जेआरएफ के समय। अब यहाँ पे रीडर असिस्टेंट या स्कूट्स या फिर ऑल सब्जेक्ट्स की हम बात करें तो 2,000 आपको पर मंथ दिया जाता है अगर आप फिजिकली या फिर विजुअल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट है तो उसके लिए, यानी आपको 2,000 रुपए एक्स्ट्रा अमाउंट इसमें दिया जाता है पीडब्ल्यूडी के जो कैंडिडेट है उनको। यहाँ पे एचआरए की अगर बात करें तो एचआरए के लिए जो आपका एनएफओबीसी है वो सेम यूजीसी पैटर्न फॉलो करता है, यानी अगर आपको हॉस्टल नहीं मिलते हैं तो आप जो एचआरए है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपको हॉस्टल मिलता है लेकिन आप हॉस्टल लेना नहीं चाहते हैं, रिफ्यूज कर देते हैं, तो भी आप क्या है एचआरए के लिए क्लेम कर सकते हैं। इसी के साथ ही आपको अदर फैसिलिटीज भी यहाँ पे मिलती है, मेडिकल फैसिलिटीज हो गई या फिर मैटरनिटी लीव आपके लिए यहाँ पे है, तो सबके लिए सेम गाइडलाइंस है यहाँ पे, जो यूजीसी की गाइडलाइंस है सेम वही गाइडलाइंस आपके लिए भी दी गई है एनएफओबीसी के लिए। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं। बहुत लोगों का क्वेश्चन आता है कि मैडम एनएफओबीसी में जो है वो सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो क्या है, तो यहाँ पे एक बार वो भी देख लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो क्या रखा गया है आपका एनएफओबीसी के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि जितने भी इम्प्लीमेंटेशन आपकी स्कीम में किए जाएंगे उसकी नोडल एजेंसी साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूजीसी होगी। हालांकि अभी यूजीसी को चेंज कर दिया गया है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि यूजीसी के अलावा अब कौन सी एजेंसी है जो यहाँ पे काम करने वाली है यूजीसी का, या फिर यूजीसी का एक नया रूप यहाँ पे हमारे सामने जो आ रहा है वो कौन सा है। इसके साथ ही सिलेक्शन में एनएफओबीसी के स्टूडेंट्स के लिए आपका मेरिट बेसिस पे सिलेक्शन होगा, यानी यूजीसी नेट जेआरएफ में जो आपका मेरिट बनता है उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन यहाँ पे लिया जाएगा। सीएसआईआर नेट जेआरएफ जो है उसके एग्जामिनेशन में भी सेम यही है कि आपका जो मेरिट बनेगा उसके बेसिस पे ही यहाँ पे लिए जाएंगे, यानी साल में 2 बार आपका नेट का एग्जाम होता है, एक जून साइकिल होता है, दूसरा दिसंबर साइकिल होता है, तो दोनों साइकिल्स में आपका जो है मेरिट बेस पे सिलेक्शन होगा। अब यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट कहते हैं कि मेरे मार्क्स तो ज्यादा आए थे या मेरे मार्क्स तो 1-2 ही कम थे तो मेरा क्यों नहीं सिलेक्शन हुआ इसमें। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जब आपका जो वहां पे मार्क्स आते हैं तो जो पॉइंट्स में भी जो अगर आपका गैप है और आपसे पहले कोई कैंडिडेट है, चाहे वो .1 पे हो चाहे वो .2 पे हो, तो उनका सिलेक्शन पहले हो जाता है और आपका नहीं हो पाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी मेरिट बेस पे ही यहाँ पे सिलेक्शन है, कोई अदर क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं है, यानी आपका जो 1,000 स्टूडेंट्स है उसमें मेरिट बेस पे जो ऊपर के जो बच्चे हैं हाई मेरिट वाले उनको उठा लिया जाता है। इसके बाद ही कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जिनको ही आपका एनएफओबीसी के लिए एलिजिबल है, यानी जो यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन या कॉलेजेस हैं जो रिकॉग्नाइज्ड अंडर यूजीसी हैं, तो उनका यहाँ पे लिस्ट दिया गया है कि कौन कौन से जो आपके इंस्टीट्यूशन है वो यहाँ पे एलिजिबल है एनएफओबीसी के जो स्कॉलर्स हैं उनके लिए। तो जो यूजीसी एक्ट है 1956 उसके अंतर्गत जितनी भी आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आती हैं, स्टेट जो आती है, तो वो सारी की सारी जो है यहाँ पे वो यूनिवर्सिटीज एलिजिबल है आपकी जो एनएफओबीसी जो फेलोशिप है उसको प्रोवाइड कराने के लिए। इसके साथ ही डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी जो है वो भी यहाँ पे आपको क्या है अलाउ करती है एनएफओबीसी के लिए। इसके साथ जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटीज है वो भी यहाँ पे एलिजिबल है आपके एनएफओबीसी के लिए। और इसके साथ ही इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस एज नोटिफाइड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, तो ये एमएचआरडी से भी अगर आपके जो इंस्टीट्यूशन जो है वो नोटिफाई है तो उनमें भी एनएफओबीसी के लिए
सिलेक्शन होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये आपके 4 तरह की यूनिवर्सिटीज हैं जहां या फिर इंस्टीट्यूशन है जहां पर एनएफओबीसी के लिए जो स्कॉलर्स हैं या फिर जो भी कैंडिडेट हैं वो सिलेक्ट होते हैं। इसके साथ ही जो लिस्ट आपके जारी की जाती है वही आपकी फाइनल लिस्ट होती है, यानी जो भी डिसीजन यूजीसी ने ले लिया आपके लिए या जो भी गाइडलाइंस आपके लिए यूजीसी ने जारी कर दी है वही यहाँ पे फाइनल होती है। इसके बाद कोई भी अपील किसी भी तरीके की यहाँ पे नहीं ली जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इवेल्युएशन का भी दिया हुआ है कि कैसे जो है इवेल्युएशन किया जाता है आपके मार्क्स का या फिर मेरिट का। तो यहाँ पे काफी सारे जो क्राइटेरिया हैं वो देखे जाते हैं, जैसे आपका प्रोग्रेस ज्योग्राफिकल सेपरेट डिसिप्लिन वाइज स्टूडेंट्स एंड एनरोल्ड सेक्शंस या फिर कंप्लीट ऑफ कोर्सेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ पे जो इवेल्युएशन के जो तरीके हैं वो यहाँ पे अपनाए जाते हैं आपकी यूजीसी के द्वारा। इसमें 2-3 चीजें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यानी इवेलुएट करने में क्या-क्या चीजें यहाँ पे देखते हैं। तो यूजीसी जो है वो एक पोर्टल देती है, आपका मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के क्रेडेंशियल जो रहता है आपका, यानी इसमें क्या-क्या देखा जाता है। मेरिट ऑफ कैंडिडेट सिलेक्टेड एज शैल बी मेंटेन्ड। यहाँ पे कैंडिडेट का जो मेरिट है उसको यहाँ पे सिलेक्शन का उनको यहाँ पे मेंटेन किया जाता है इस पोर्टल पे। इसके साथ ही जो यहाँ पे एक डैशबोर्ड तैयार किया जाता है जो क्या करता है कैटेगरी वाइज आपका या फिर स्ट्रीम वाइज जो है स्टूडेंट्स के नंबर दिखाता है और उनके जो रेगुलरिटी का जो पेमेंट का जो रेगुलरिटी है उसको शो करता है। इसी के साथ ही यहाँ पे जो डेटाबेस है वो क्या है आपका ओपन डोमेन में रखा जाता है और जो आपके स्कॉलर्स हैं उनका जो प्रोग्रेस है रिसर्च प्रोडक्टिविटी है उसको रेगुलरली मॉनिटर है उसको किया जाता है। यानी जो आपका जेआरएफ है और उसको एसआरएफ करने के लिए आपकी जो ईयरली प्रोग्रेस रिपोर्ट हो गई, जैसे आपके 6 मंथ का प्रोग्रेस रिपोर्ट आपके डिपार्टमेंट में जाता है यानी डीआरसी में जाता है, तो ये सारे जो प्रोसेस है ये क्या करते हैं आपके इवेलुएट करते हैं। आप रिसर्च पेपर अपने निकालते हैं अपनी थीसिस से, तो वो इवेलुएट करते हैं आपकी जो रिसर्च है वो सही तरीके से चल रही है यानी सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं है। इसके साथ ही यहाँ पे जब आपका 2 साल की जो परफॉर्मेंस है वो क्या करती है एवेलुएट करके उसको अप्रोप्रिएट माना जाता है यानी ठीक है माना जाता है, तो आपका एसआरएफ वहां पे कैंडिडेट का किया जाता है। तो ये सारा यहाँ पे जो है दिया हुआ है। इसके साथ ही पहले ये आपका फीचर नहीं आता था कैनन स्कॉलर पोर्टल में, लेकिन अभी जो नए कैंडिडेट आ रहे हैं उनका तो स्टार्टिंग से ही शुरू हो जाता है। तो आधार सीडेड बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका अकाउंट जो है वो शुरुआत से ही आधार सीडेड होना चाहिए। तो आप लोग जब कैनरा पोर्टल बनाते हैं तो उसी समय अपना आधार सीडिंग वाला जो ऑप्शन है उसको कंप्लीट कर लें और अपना जो पेमेंट है उसको आधार से लिंक अकाउंट में ही आने के लिए उसे ही प्रोवाइड कराए। यानी आपका जो पेमेंट है वो जिस भी आपका जो UIDAI की साइट पे दिखाता है अकाउंट, तो उसी पे ही आपका पेमेंट जाता है चाहे आपने कोई भी अकाउंट नंबर दिया हो। तो इसलिए जरूरी है कि जो नए स्टूडेंट है एनएफओबीसी के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो वो एक बार UIDAI की साइट पे जाके अपना जो आधार का लिंक दिखाता है बैंक अकाउंट लिंक विद आधार दिखाता है वहां पे जाके एक बार चेक कर ले कि आपका जो अकाउंट है एक तो वो एक्टिव दिखाए और दूसरा क्या है कि कौन सा अकाउंट है वो एक्टिव दिखा रहा है उसी अकाउंट को ही यहाँ पे प्रोवाइड कराएं। आपके जो कैनरा स्कॉलर पोर्टल के लिए आप अपने नोडल ऑफिसर को जो जानकारी देने वाले हैं या जो आप ज्वाइनिंग रिपोर्ट में अपना फॉर्म भरने वाला है उसमें, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि मैं अपना ही एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मैंने अपना अकाउंट जो है वो दूसरा दिया हुआ था, यानी वो भी लिंक्ड है आधार से लेकिन वो UIDAI की साइट पे शो नहीं करता है। लेकिन जब भी बैंक में मैं पूछती थी तो वो ये कहते थे कि आपका जो KYC है वो हुआ है और जो आपका अगर आप फर्स्ट टाइम जो आधार लिंक कराते हैं वही सिर्फ एक शो करता है एक ही अकाउंट। तो ये मुझे बोला जाता था। तो क्या हुआ कि मेरा 6 मंथ जो है फेलोशिप नहीं आया था, 6 मंथ मेरे आधार से लिंक जो अकाउंट है उसको जनरेट होने में लगा। तो ये आप लोगों के साथ ऐसी समस्या ना आए तो इसके लिए जरूरी है कि आप लोग अपना जो आधार से लिंक्ड अकाउंट है या UIDAI की साइट पे जो अकाउंट एक्टिव दिखा रहा है उसे ही प्रोवाइड कराएं या उसकी डिटेल ही जो आपके नोडल ऑफिसर है उसको दे, ताकि आपकी फेलोशिप रुके ना और उसी अकाउंट में ही आए।
इसके बाद यहाँ पे रेजिग्नेशन एंड ट्रांसफर की डिटेल दी हुई है, ये आप लोगों को एक बार देख लेनी है। इसके साथ साथ यहाँ पे कैंसिलेशन ऑफ अवार्ड दिया हुआ है, तो इस समय अगर आपका कैंसिलेशन होता है तो क्या होगा, या फिर आप पीएचडी को आधे में छोड़ देते हैं और आप फेलोशिप उठा चुके हैं, तो आपका जो जितना भी अमाउंट आपने लिया है तो वो आपसे वापस ले लिया जाएगा। तो ये सारे जो डिटेल है आपको केयरफुली इसमें पढ़ लेनी है। ये आपकी जो रिपोर्ट है इसको मैं दोबारा से दिखा देती हूँ कि ये कौन सी रिपोर्ट है आपकी। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की रिपोर्ट है, यानी 2021-22 से 2025-26 की रिपोर्ट है, इसमें से मैंने इसको लिया है। तो ये मैं आपको इसका लिंक जो है वो प्रोवाइड करा दूंगी, अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दे। इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एनएफओबीसी में आपको ज्वाइनिंग रिपोर्ट के लिए कौन सा एनेक्सर भरना है, और एनेक्सर जो भरना है उसमें क्या क्या डिटेल आपको उसमें भरनी होगी, यानी जो नया एनेक्सर आपका है उसमें क्या क्या आपको ज्वाइनिंग रिपोर्ट के लिए भरना है। इसके साथ ही कौन से अदर जो रेलेवेंट है जो उसमें फॉर्मेट्स है, या एचआरए के लिए कौन सा फॉर्मेट उसमें लगने वाला है। इसके साथ एनएफओबीसी के कौन कौन से अदर एनेक्सर्स होते हैं जो ईयरली प्रोग्रेस रिपोर्ट में यूज होते हैं, या अदर जो जेआरएफ एसआरएफ अपग्रेडेशन उसके लिए यूज होता है, तो उनपे हम इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, हमारे एचके अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाए। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।